भी अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गॉडजिला आ जाता है। वो यूरेनियम को स्मेल करते हुए यहाँ आ गया था। वो गॉडजिला इतना बड़ा था कि उसे देखने के बाद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन जैसे ही वो गॉडजिला बॉम्ब के करीब पहुंचता है, जनरल बॉम्ब को ब्लास्ट कर देने का ऑर्डर देते हैं। ये सुनते ही कीको ब्लास्ट करने वाले डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भागती है, लेकिन सा उसे पकड़ लेता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब इतनी जोर से फटता है कि गॉडजिला का नामो निशान खत्म हो जाता है। उसके मरने से कीको को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसे भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना कि इंसानों को है। वहीं प्रेजेंट टाइम में केंतारो सा से पूछता है कि हम कोरिया क्यों जा रहे हैं। मेरे डैड तो अलास्का में गायब हुए थे। जिस पर वो उसे बताते हैं कि हिरोशी के बाद अगर कोई मेरा दोस्त है तो वो डूहू है, जो कि कोरिया में है, जिसकी हमें जरूरत भी है, लेकिन कोरिया पहुंचते ही हम पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए हमें इन टेप्स को फेंक देना चाहिए। मई के लैपटॉप में उन टेप्स की कॉपी थी, इसीलिए वो लोग उसे समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन जब वो कोरिया के पोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनके पास पासपोर्ट न होने की वजह से उन्हें पकड़ लिया जाता है। कोरियन पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर जा रही थी, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को मारकर वैन में बंद कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि दूसरा पुलिस वाला सा का दोस्त डूहू है। सा उससे मिलकर बहुत खुश होता है। डूहू उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं मुनार्च तक ये खबर पहुँच गई थी कि सा कोरिया भाग गया है। इधर डूहू उन्हें एक प्लेन यार्ड में लेकर जाता है, जहाँ पर पड़े एक पुराने प्लेन से वो लोग अलास्का जाने वाले थे। डूहू उन्हें उस प्लेन में बैठाकर कोरिया से अलास्का के लिए निकल जाता है। मैं अपने लैपटॉप से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि हिरोशी का प्लान अलास्का में कहाँ गायब हुआ था। वो लोग उसी जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम 1954 में कीको को अभी भी बहुत दुखी देखते हैं। बिली उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी सा वहाँ आकर उसे बताता है कि जनरल ने हमें ढेर सारे पैसे देने की बात कही है, अगर हम उनके लिए ऐसे और भी टाइटल्स को ढूंढते हैं तो। सा उनसे कहता है कि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर वो लोग मुनार्च से झूठ बोलने का डिसाइड करते हैं। इधर प्रेजेंट टाइम में डूहू अपना प्लेन लेकर अलास्का पहुंच गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉम आने लगता है, जिससे पूरे प्लेन में टर्बुलेंस होने लगता है। जिसके बाद सा खुद प्लेन चलाने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा पायलट था। वो केट से पानी की बोतल सामने डैशबोर्ड पर रखने को कहता है। केट ऐसा ही करती है, जिसके बाद सा बोतल को देखते हुए उस प्लेन को सीधे एक पहाड़ पर लैंड करवा देता है। उसकी लैंडिंग से सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें उस जगह पर उस जहाज का मलबा मिलता है जिस पर से हिरोशी वहाँ आए थे। उस प्लेन के सभी लोग मारे गए थे, लेकिन हिरोशी अभी भी मिसिंग था, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि हिरोशी अभी भी जिंदा है। और आगे जाने के बाद उन्हें एक कैंप दिखाई देता है, तो वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। उस कैंप के अंदर उन्हें हिरोशी से रिलेटेड कुछ और सामान मिलते हैं। केट और किंतारो ये देखकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि उसके डैड अभी भी जिंदा थे। वहीं डूहो को प्लेन पर किसी मॉन्स्टर के पंजों का निशान मिलता है, जिसे देखते ही वो सभी लोगों को जाकर ये बताने लगता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। वो जल्दी जल्दी प्लेन पर जाकर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी बर्फ के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलकर डूहू पर हमला कर देता है। वो प्लेन को पकड़कर जैसे ही अपना मुंह खोलता है, पूरी प्लेन फ्रीज होने लगती है। मॉन्स्टर इस हद तक प्लेन को फ्रीज कर देता है कि प्लेन के साथ साथ डूहू भी जम जाता है। वो मॉन्स्टर उस प्लेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद केट और बाकी के लोगों के पीछे पड़ जाता है। वो लोग उससे बचने के लिए एक अंडरग्राउंड गुफा के नीचे चले जाते हैं, लेकिन तभी मई का पैर गड्ढे में फंस जाता है। वो लोग किसी तरह उसका पैर गड्ढे से बाहर निकालते हैं और फिर मॉन्स्टर के जाने का वेट करते हैं। मॉन्स्टर के वहाँ से जाने के बाद वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं और फिर आगे किसी शेल्टर के तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह से लाइट निकलते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो जगह बहुत दूर था। तभी किंतारो कहता है कि मैंने पीछे एक बिल्डिंग को देखा था, हमें उतने दूर जाने से अच्छा उस बिल्डिंग में चले जाना चाहिए। जिस पर मई कहती है कि देखो उसे सिर्फ तुमने देखा है, हमने तो नहीं देखा, इसीलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन किंतारो कहता है कि नहीं, मैंने सच में उसे देखा है, वो यहाँ से बहुत नजदीक है। जिस पर सा कहता है कि ठीक है, तुमने जो बिल्डिंग देखा था तुम वहाँ जाओ और हम जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ जाएंगे। हमें से जिसे भी कोई हेल्प मिलेगा वो दूसरे के लिए हेल्प लेकर आएगा। जिसके बाद किंतारो अकेले वहाँ से चला जाता है और सा, मई और केट एक साथ उस लाइट की तरफ निकल जाते हैं। अब हमें ओटा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बारस नाम की एक साइंटिस्ट को धूप सेकते हुए देखते हैं। तभी उसके वैन में पड़े एक डिवाइस से कुछ सिग्नल मिलने लगती है। जिसके बाद वो मुनार्च के हेडक्वार्टर में मुनार्च के असिस्टेंट डायरेक्टर वर्डिको को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे एक बहुत ही वियर्ड रीडिंग मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम वर्जीनिया में मुनार्च के ऑफिस में वर्डिको को देखते हैं। बार्नस उसे बताती है कि हमें 13 हर्ट्ज के गामा रेडिएशन सिग्नल मिले हैं। वर्डिको उससे पूछती है कि ये रेडिएशन कहाँ से आ रहे हैं, जिस पर वो बताती है कि ऐसे रेडिएशन बस स्पेस में मौजूद किसी ब्लैक होल के अंदर से आते हैं, लेकिन इस बार ये अलास्का से आ रहे हैं और पिछली बार जब ऐसे रेडिएशन का सिग्नल मिला था तो गॉडजिला ने हम पर अटैक किया था। अब हमें वापस से अलास्का का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मई की हालात बहुत खराब होने लगती है। उसके पैर सुन होने लगते हैं, क्योंकि उसके पैर गड्ढे में गिरने के बाद भी गए थे। मई का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो लोग चलते चलते वापस अपने डैड के टेंट के पास पहुंच जाते हैं। जिस पर सा कहता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है, हम इसे जितना भी समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। मई पूरी तरह से जम रही थी, इसीलिए वो लोग उसे लेकर हिरोशी के टेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर आग जलाकर मई को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तभी मई केट से कहती है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम मेरी बहन का ख्याल रखना, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर आग की वजह से वो बर्फ के अंदर रहने वाला टाइटन फिर से आ जाता है। सा उसके आने की आवाज सुनकर केट और मई को लेकर वहाँ से भागता है। फिर टाइटन जैसे ही बाहर आकर आग को खाता है, उसके पूरे मुंह में आग लग जाती है, लेकिन वो अपने मुंह से ठंडी हवा निकालकर आग को बुझा देता है। वहीं दूसरी तरफ टीम वर्डिगो को एक ऑनलाइन वीडियो कॉल करता है और उसे बताता है कि हमें बिली रांडा के फाइल्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता था जिसे हम नहीं जानते। इधर अलास्का में किंतारो को उसके डैड दिखाई देते हैं। वो उनके पीछे जाता है तो वो एक बेस कैंप के पास पहुंच जाता है और उसके डैड गायब हो जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिल जाता है जिससे वो मदद मांग लेता है। इधर बर्फ के अंदर रहने वाला टाइटन
बटन वहाँ से चला गया था, लेकिन वो किसी टाइम भी वापस आ सकता था। इसीलिए सा प्लेन के फ्यूल को अपने पास छिड़क देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो आग जलाकर मॉन्स्टर का ध्यान भटका सके। तभी एक बार फिर से वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर से निकलता है। वो केट और मेई के पीछे भागने लगता है। इसी बीच केंटारो हेलीकॉप्टर से मदद लेकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी उन लोगों के पीछे पड़ा था। तभी मेई भागते भागते नीचे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर अपने मुंह से हवा निकालकर उसे जमाने लगता है, लेकिन मेई खुद को उससे बचाने के लिए अपना बैग आगे कर देती है, जिससे कि उसका बैग फ्रीज होने लगता है। इसीलिए साहू उसे बचाने के लिए वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर आग की तरफ बढ़ने लगता है और वो तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। वहाँ से जाते हुए सा एक बहुत बड़े गड्ढे को देखता है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। फिर हेलीकॉप्टर में केंटारो केट को बताता है कि मैंने जिस जगह से मदद मांगी थी वहाँ पर मुझे डैड के सुराग मिले थे, मुझे यकीन है कि डैड अभी भी जिंदा है। तभी सा मेई के लैपटॉप को निकालता है तो वो पूरी तरह से जमकर खराब हो गया था। फिर जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड होता है तो टिम उन लोगों के सामने खड़ा था। टिम उन लोगों को पकड़कर अलास्का से Promise you you'll catch me.